चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो हम डिस्कस करने वाले थे। 15th ग्रुप के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कुछ बेसिक नेचर थे, उनको लेकर बच्चों को डाउट आया था तो उन्होंने पूछा था। तो उसी डाउट को आज क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो बेसिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स है 15th ग्रुप एलिमेंट का। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि 15th ग्रुप में टोटल एलिमेंट कितने होते हैं। 5 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से? आपका नाइट्रोजन होता है, और फास्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है, और बिस्मथ होता है। ठीक है, और इन्हीं सभी का हम क्या बना रहे हैं? हाइड्राइड्स बना रहे हैं। हाइड्राइड्स मतलब हाइड्रोजन के साथ इनका रिएक्शन करा रहे हैं। तो इन सभी में -3 चार्जेस प्रेजेंट होता है, आप सभी जानते हैं। तो उस बेसिस पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके NH3 बनाता है। जो फास्फोरस है वो PH3 मतलब फॉस्फीन बनाएगा। आर्सेनिक ASH3 बनाएगा। Sb हमारा क्या बनाएगा? SbH3 बनाएगा। और Bi क्या बनाएगा? BiH3 बनाएगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं? 15th ग्रुप एलिमेंट के हाइड्राइड्स हो जाते हैं। अब इन हाइड्राइड्स के बारे में ये बताया जा रहा है कि जब हम मूव करते हैं, कहाँ से कहाँ, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो इस हाइड्राइड का जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है, बेसिक स्ट्रेंथ वो कैसा होता जाता है? बोला जा रहा है डिक्रीज होता जाता है। तो आखिर ये बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कैसे होता है? तो देखिए यहाँ पर ये आपका नाइट्रोजन है। ठीक है, ये फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, देन बिस्मथ। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटम का जो साइज होता है वो कैसा होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है। एटम का साइज इंक्रीज होता है। एटम का साइज इंक्रीज क्यों होता है? बिकॉज उसका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, और जैसे जैसे उसका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाएगा, और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने की वजह से उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। तो देखो, अगर इसका साइज हमारा क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। तो जब हम साइज देखते हैं इंक्रीज हो रहा है, तो इस नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और 3 इलेक्ट्रॉन उसने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया है। तो यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब वो क्या करता है? रिमूव करता है या फिर लूज करता है, तो उसी के लूज करने के प्रॉपर्टी के बेसिस पे इसका क्या पता करते हैं? हम बेसिक नेचर पता करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? लुईस बेस का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जिसमें लुईस नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया था कि अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये मेरा क्या हो जाएगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कोई मॉलिक्यूल आसानी से रिलीज कर देता है, तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ काफी क्या होता है? ज्यादा होता है या मोर होता है। तो NH3 मॉलिक्यूल के पास भी ये लोन पेयर होगा, PH3 के पास भी ये लोन पेयर होगा, आर्सेनिक के पास होगा, एंटीमनी के पास होगा, और बिस्मथ के पास होगा। तो सभी हाइड्राइड के पास ये क्या प्रेजेंट होंगे? ये लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। तो इस लोन पेयर को आसानी से कौन डोनेट कर रहा है? जो नाइट्रोजन है वो इस लोन पेयर को अदर मॉलिक्यूल ऑफ दैट ग्रुप के कंपैरिजन में क्या करता है? जल्दी रिलीज कर देता है। मतलब NH3 के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, उसने इजीली उसको रिलीज कर दिया, और इसी को रिलीज करने की वजह से ऐसा बोला गया कि ये कैसे नेचर का है? मोर बेसिक इन नेचर। क्योंकि लुईस ने ये बोला कि हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दे, तो वो बेसिक इन नेचर होता है। तो इसने काफी आसानी से क्या दे दिया? रिमझिम, आपको आवाज आ रही है? यस मैम। अच्छा, पायल अब देखो आपको आवाज आ रही है या नहीं?
हाँ, तो देखो क्या हुआ, इस NH3 ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दिए, आसानी से लूज कर दिए। तो आसानी से लूज कर दिया तो मैंने इसको बोला ये मोर बेसिक नेचर का है। लेकिन ये बोला जा रहा है कि जैसे मैं टॉप से कहाँ आऊंगी, बॉटम पोर्शन पे आऊंगी, मतलब यहाँ पे BH3 होगा, यहाँ पे क्या होगा, ASH3 होगा, यहाँ पे आपका SbH3 होगा, और यहाँ पे आपका BiH3 होगा। तो इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है टॉप टू बॉटम आने पर क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। तो आखिर ये डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो नाइट्रोजन मेरा क्या है, काफी स्मॉल साइज का है, क्योंकि वो ग्रुप में सबसे ऊपर प्रेजेंट है और उसका एटॉमिक नंबर भी सबसे कम है। और साथ में अगर उसका स्ट्रक्चर देखूंगी तो कितना सेल प्रेजेंट है, 2 सेल प्रेजेंट है नाइट्रोजन का। देखो कैसे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करूंगी तो क्या आएगा, 2 और 5 आएगा। और इसके बेसिस पे इसके पास कितना सेल प्रेजेंट है, 2 सेल प्रेजेंट है। लेकिन फास्फोरस के पास कितना सेल आता है, 3 सेल आता है, क्योंकि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15। और कॉन्फ़िगरेशन करूंगी तो क्या आएगा, 285 आएगा। मतलब ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकेंड सेल हो गया, और ये थर्ड सेल हो गया। मतलब इसमें 3 सेल प्रेजेंट है। वैसे ही आर्सेनिक के पास 4 सेल है, एंटीमनी के पास 5 सेल है, और बिस्मिथ के पास कितना है, 6 सेल है। तो जैसे जैसे इसका सेल नंबर बढ़ता जाएगा टॉप टू बॉटम आने पर, मतलब इसका साइज भी क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो जैसे जैसे इसका साइज क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे इतने साइज के एटम में प्रेजेंट है, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे इतने बड़े साइज के एटम में प्रेजेंट है। तो बताओ कौन आसानी से दे देगा, ये आसानी से दे देगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कैसा है, मोर है। और इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव कर देगा। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कैसा है, लेस है। और लेस क्यों है, क्योंकि हमारे एटम का जो साइज है वो कैसा हो गया, बड़ा हो गया। एटम का साइज बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो गया। अगर उसके खुद के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है तो वो किसी और को कैसे इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन इसके पास कैसा है, साइज छोटी है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी काफी ज्यादा है, तो आसानी से वो इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर को क्या कर देता है, लूज कर देता है। तो जो जितनी आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज करे, वो उतना ज्यादा कैसे नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। ऐसा किसने बताया, लुईस ने बताया। तो इस बेसिस पे नाइट्रोजन आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब वो मोर बेसिक इन नेचर। और जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी होता है एटम में वो लेस या कम होता जाता है, जिसकी वजह से वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काफी डिफिकल्टी से क्या कर पाता है, रिमूव कर पाता है। और इस वजह से बोला गया है कि जो बेसिक नेचर होता है, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा 15th ग्रुप के एलिमेंट का कौन सा नेचर, बेसिक नेचर। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है उसको हम बोलते हैं रेड्यूसिंग नेचर। रेड्यूसिंग नेचर देखिए क्या बोला जा रहा है कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो रेड्यूसिंग नेचर कैसा होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। मतलब यहाँ पर सबसे पावरफुल रेड्यूसिंग एजेंट किसको बोला गया है, BiH3 को बोला गया है। मतलब जो बिस्मिथ है अपने हाइड्रोजन को क्या कर देगा, आसानी से रिलीज करने की एबिलिटी रखता है। अब देखो उसमें लोन पेयर की बात हो रही थी, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन को रिलीज करने की बात, तभी तो हम उसको रेड्यूसिंग एजेंट बोल रहे हैं। तो टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज बड़ा होता जाता है। साइज बड़ा होता जाता है तो अगर किसी एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड फॉर्म हुआ है, जैसे अगर मेटल कोई मेरा है और हाइड्रोजन के साथ वो रिएक्ट कर रहा है, जैसे सपोज ये मेरा कोई मेटल है और ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये होगा तो नाइट्रोजन का साइज कैसा है, छोटा है। साइज छोटा होने की वजह से ये क्या करेगा,
इस हाइड्रोजन को काफी स्ट्रांगली क्या करके रखेगा, बाइंड करके रखेगा काफी स्ट्रांगली, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास होता है, न्यूक्लियस के पास है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है मतलब उसके साथ जुड़ा हुआ जो हाइड्राइड है वो काफी स्ट्रांगली उसके साथ कैसा है, बाइंड है, मतलब उसमें से हाइड्रोजन को निकालना क्या होगा। हाँ बोलिए। पलक बोलिए। पलक ऑफ करो आप। चलिए, तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, इस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के जो बीच में बॉन्ड है, नाइट्रोजन का साइज छोटा होने की वजह से बॉन्ड कैसा हो गया, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन टॉप टू बॉटम आते हैं तो नाइट्रोजन के पास फास्फोरस आएगा, फास्फोरस का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया। इसके बाद क्या आ जाता है आपका आर्सेनिक आ जाता है, तो आर्सेनिक और थोड़ा सा बड़ा हो गया। फिर हमारा आता है एंटीमनी, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। फिर आता है बिस्मिथ, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, ये हो गया। अब सबसे बड़ा ये हो गया तो एक की साइज इतनी बड़ी और दूसरे की साइज इतनी छोटी, और इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये आसानी से इसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो जो जितनी आसानी से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा वो उतना अच्छा हमारा कैसा नेचर का होगा, रेड्यूसिंग नेचर का होगा। तो इस वजह से बोला जा रहा है कि जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन मतलब रिलीज करने की जो टेंडेंसी है हाइड्रोजन को, अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं 15th ग्रुप एलिमेंट में, तो वो कैसी होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। मतलब सबसे ज्यादा रेड्यूसिंग नेचर कौन शो करता है, हमारा जो बिस्मिथ है वो सबसे ज्यादा रेड्यूसिंग नेचर शो करता है, क्योंकि वो आसानी से अपना साइज बड़ा होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कर सकता है, डिसोसिएट कर सकता है। और इसी वजह से हमारा अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, BiH3 सबसे अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट होगा। इसके बाद कौन आ जाएगा, हमारा SbH3 आ जाएगा, और इसके बाद कौन आ जाएगा, AsH3 आ जाएगा, और इसके बाद आपका PH3 फॉस्फीन आ जाएगा, और फिर आपका क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। मतलब सबसे खराब रेड्यूसिंग एजेंट हमारा NH3 है। ये काफी डिफिकल्टी से अपने हाइड्रोजन को रिलीज करेगा थ्रू उसकी साइज छोटी होने की वजह से, और जो हमारा बिस्मिथ हाइड्राइड है ये काफी आसानी से अपने हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा, जिसकी वजह से ये गुड रेड्यूसिंग इन नेचर होता है। मतलब इन अ 15th ग्रुप एलिमेंट जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी अमोनिया से लेकर बिस्मिथ तक या नाइट्रोजन से लेकर बिस्मिथ तक कैसी होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है कौन सा नेचर, रेड्यूसिंग नेचर। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में बताया गया है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखो जितने भी हमारे 15th ग्रुप एलिमेंट होते हैं उसमें से अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं और वो अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके NH3 बना रहा है, तो इस नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर है, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने का जो एबिलिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर होता है वो काफी ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो और बाकी के जो हमारे एलिमेंट होते हैं जैसे फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया या बिस्मिथ हो गया, इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो लगभग हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इक्वल होता है, जिसकी वजह से होता क्या है, देखिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने की वजह से जो नाइट्रोजन होता है वो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कर लेता है, फॉर्म कर लेता है। लेकिन बाकी के जो हमारे अदर मॉलिक्यूल होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते। ऐसा किस वजह से नहीं कर पाते, देखिए तो उसके बारे में हम देखेंगे कि ये किस वजह से इस नेचर को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो इस बॉन्ड को क्या बोला जाएगा, हाइड्रोजन
बॉन्ड बोला जाएगा। ठीक है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से, जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कि नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, तो जब कोई अनदर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इसके कांटेक्ट में आता है तो उसके हाइड्रोजन के साथ ये कैसा बॉन्ड बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। लेकिन इसी ग्रुप के अदर एलिमेंट की बात की जाए तो वो अदर एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड बना नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि उन अदर एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कैसा होता है, इक्वल होता है। याद रखिएगा इस बात को, मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और जो बाकी के एलिमेंट हो गए फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सारे एलिमेंट हो गए, तो उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इक्वालिटी आ जाती है और उस इक्वालिटी की वजह से 15th ग्रुप के जो अदर एलिमेंट होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं बना पाते, जबकि जो अदर एलिमेंट होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, और इसी वजह से देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो नाइट्रोजन है वो गैस के फॉर्म पे एग्जिस्ट करता है और बाकी के जो अदर हाइड्राइड्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एसोसिएटेड। वो क्या नहीं कर पाते हैं, उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। इसी चीज को आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है ये हमारा क्या हो जाता है, हाइड्राइड हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे क्या बन गया, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। ठीक है, लेकिन बाकी के जो एलिमेंट हैं वो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को क्यों नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो दोनों क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। इस वजह से ये इस बॉन्ड को क्या नहीं कर पाते, फॉर्म नहीं कर पाते। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बताया जा रहा है, ये देखिए ये कुछ हाइड्राइड बताए गए हैं और इस हाइड्राइड में इसका डीकम्पोजिशन लेवल बताया गया है, मतलब हम इसका मेल्टिंग या फिर बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे उसके बारे में बताया गया है। तो देखो NH3 का कितना है, लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस है और PH3 का हमारा 400, ASH3 का 280, SBH3 का 150 और BiH3 ये हाईली अनस्टेबल होता है बताया गया है। तो आप देख रहे हो कि टेम्परेचर धीरे धीरे कैसा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड को डिसोसिएट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ कौन बना रहा है, जो आपका अमोनिया मॉलिक्यूल है वही बना रहा है। तो आपको इसको डिसोसिएट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, लेकिन बाकी के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, जिसकी वजह से उनका डिसोसिएशन करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है और इस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर काफी कम शो किया गया है। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्राइड की बात करूं तो स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्राइड में जो हमारे MH3 मॉलिक्यूल जो होते हैं इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। देखिए यहाँ पे मेटल का ग्राउंड स्टेट पहले बताया गया है, तो हमारा मेटल कौन सा, हमारा मेटल हो जाएगा, जैसे नाइट्रोजन मेटल की बात करती हूँ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1s2 आएगा, 2s2 आएगा और 2p3 आएगा। ठीक है, तो ये 2s2 और 2p3 जो है ये मेरा कौन सा सेल हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द लास्ट सेल। और लास्ट सेल ही बॉन्डिंग में क्या करता है, पार्टिसिपेशन करता है, आपको पता होगा। तो देखो नाइट्रोजन के लास्ट सेल में क्या प्रेजेंट था पूछा जाएगा, तो 2s2 प्रेजेंट था और 2p क्या प्रेजेंट था, 3 प्रेजेंट था। अब इसका ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगी तो ये 2s2 हो जाएगा और ये मेरा क्या आ जाएगा, 2p3 हो जाएगा। अब देखो ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ, और एक हाइड्रोजन का जो मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगी तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होता है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है
हैं तो एक हाइड्रोजन इसके पास अटैक करेगा, दूसरा हाइड्रोजन इसके पास अटैक करेगा और तीसरा हाइड्रोजन इसके पास अटैक करेगा। मतलब इस हाइड्रोजन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए और इसने इसको दे दिए। ठीक है, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो इन ऑर्बिटल्स में जो p के 3 ऑर्बिटल बने हैं ये तो पूरे कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे, लेकिन इसको किस फॉर्म पे डिनोट किया जाएगा, इस हाफ बॉन्ड के फॉर्म पे हम इसको क्या करने लगते हैं, डिनोट करने लगते हैं। ठीक है, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, ये बॉन्ड फॉर्मेशन आपका हो जाएगा। अब इसमें पार्टिसिपेशन कौन कर रहा है, देखो एक s ऑर्बिटल और p के कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। बट इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक जो हमारा बॉन्डिंग हुआ है ये कैसा बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, और बाकी के जो हमारी बॉन्डिंग हुई है वो इसके कंपैरिजन में थोड़ी हाफ बॉन्डिंग है, हम ये बोल सकते हैं, या कंप्लीटली फिल्ड नहीं है ये बोल सकते हैं, हाफ फिल्ड है ये बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो ये जो एक बॉन्डिंग जो कंप्लीटली फिल्ड है इन देयर स्ट्रक्चर ये किस फॉर्म पे आ जाती है, लोन पेयर के फॉर्म पे आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन किया ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर उसके स्ट्रक्चर में क्या होने लगती है, रिप्रेजेंट होने लगती है। ठीक है, तो जो अमोनिया का स्ट्रक्चर है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे अमोनिया का स्ट्रक्चर होना चाहिए था कैसा, टेट्राहेड्रल, क्योंकि CH4 मॉलिक्यूल का उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, लेकिन जो अमोनिया मॉलिक्यूल होता है NH3 मॉलिक्यूल इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, बट इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके पास ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और इस एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के एपेक्स पोजीशन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, ये मेरा सेंट्रल मेटल एटम है और इसके एपेक्स पोजीशन पर ये लोन पेयर प्रेजेंट होता है और बाकी सराउंड एरिया में हमारे हाइड्रोजन आ जाते हैं। तो इसी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल ना होकर कैसा होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। इसको किस फॉर्म पे इंडिकेट करते हैं, इस स्ट्रक्चर को ट्राइगोनल, मतलब 3 हमारे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और ये एक लोन पेयर जुड़ा हुआ है जिसके बेसिस पे इसको क्या बोला जाता है, पिरामिडल बोला जाता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि अमोनिया हालांकि उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है लेकिन वो किस टाइप की ज्योमेट्री शो करता है, ट्राइगोनल पिरामिडल की। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज नाइट्रोजन के एपेक्स पोजीशन पर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है और वो लोन पेयर इसके टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट नहीं करता, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाता है। ठीक है, सेम एज ऐसा ही यहाँ पे प्रॉपर्टी बताया गया है। देखिए हैलाइड फॉर्मेशन का ये जो बताया जा रहा है कि हैलाइड फॉर्म कौन करते हैं, तो 2 तरह के हैलाइड 15th ग्रुप के एलिमेंट बना सकते हैं, एक MX3 टाइप का और एक MX5 टाइप का। हाँ, तो ये एक आपका MX3 टाइप का हो गया, MX5 टाइप का हो गया। तो MX3 टाइप का आपका नाइट्रोजन भी बनाता है, फास्फोरस भी बनाता है, आर्सेनिक भी बनाता है, एंटीमनी भी बनाता है और बिस्मिथ भी बनाता है। ठीक है, लेकिन MX5 टाइप का आपका नाइट्रोजन नहीं बनाता, बाकी के एलिमेंट बनाते हैं बट हाइड्रोजन नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता, क्योंकि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा कि व्हाई नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म MX5 मॉलिक्यूल बट अदर मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। तो उसका आंसर क्या है, बिकॉज इट डजंट हैज d ऑर्बिटल, जबकि अदर जो हमारे एटम्स होते हैं इस ग्रुप के उनमें d ऑर्बिटल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। अब आज की क्लास हम यहीं पे क्या करते हैं, खत्म करते हैं, कल की क्लास में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए।